और खबर विस्तार से अब बात करते हैं संसद की, जहां लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होने से ठीक पहले विपक्ष ने पीएम मोदी को पुकारा, उनका पता पूछा और संयोग देखिए, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी सदन में पहुंच गए। राष्ट्रगीत का धुन बजा, भारत माता का जयकारा लगा। और इस तरह लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। हाउस स्टैंड्स एडजॉर्न्ड साइन डाई। इसके साथ ही साल 2021-22 का बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन इसके समाप्त होने से पहले एक अनोखा नजारा दिखा, आप भी देखिए। ये भी बजट सेशन हो और प्राइम मिनिस्टर, सारा देश इसे देख रहा है, कहां मिले प्राइम मिनिस्टर को? सर, वेस्ट बंगाल रैली में जाके मिले। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रश्नकाल के बाद बजट सत्र में पीएम की अनुपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा किया। पीएम पर तंज कसे। रवनीत सिंह के सवाल पर सत्ता पक्ष की ओर से अर्जुन राम मेघवाल ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सुनिए उन्होंने क्या कहा। रैली में जाके मिले, दर्शन करवा दीजिए। प्रधानमंत्री जी हाउस में भी आए थे अर्जुन राम और मिलने के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और गैर मौजूदगी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अभी सवाल जवाब हो ही रहा था, तभी देखिए क्या हुआ। सदन में जय श्री राम के नारे लगने लगे, भारत माता की जय के नारे गूंजे और नारे किसी और के लिए नहीं बल्कि सदन में हुई पीएम मोदी की अचानक एंट्री पर लगे। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रश्नकाल के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा भी उठाया। सर, इस बजट में सब बिल पास हुए, लेकिन सर गरीब के तेल के बारे में, उसके चूल्हे के बारे में, सिलेंडर के बारे में, छत के बारे में एक बार भी बात हुई? आपको बता दें कि इस बार लोकसभा के बजट सत्र के दौरान 18 बिल पास किए गए। विभिन्न मंत्रालयों के 163 रिपोर्ट को स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया गया। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी भृतहरि महताब ने सदन के बजट सत्र में 114% उत्पादकता के साथ काम करने की जानकारी दी। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार थमने से पहले इन 77 विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की और अपनी अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगे। बता दें कि 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। 77 विधानसभाओं में थमा प्रचार। पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर आर पार। असम में बीजेपी बचाएगी सरकार। पहली लड़ाई, आखिरी प्रहार। संजीव महतो के लिए ताली बजाइए सब लोग। पहले चरण के चुनाव से 48 घंटे पहले प्रचार का शोर थम गया, लेकिन शोर थमने से पहले दोनों तरफ से जमकर जुबानी हमले हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 4 रैलियां की। दीदी को जीरो में आउट करोगे क्या? पक्का? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। अमित शाह ने गुरुवार को प्रचार थमने से पहले पुरुलिया जिले के बाघमुंडी, झारग्राम जिले के संक्रेल के रगड़ा ब्लॉक, तुमकुल जिले के शांतिपुर के मेचेडा और विष्णुपुर के तुर्की मठ में रैली की और दीदी पर जनता को डराने का आरोप लगाया। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जोरदार पलटवार किया। डराती, खेला हो गई, खेला हो गई, खेला हो गई, खेला हो गई। अरे किसको डराती रही? क्या बंगाल की जनता आपसे डर जाएगी? अरे बंगाल का बच्चा बच्चा हर रोज फुटबॉल खेलता है, तेरा खेला होने से कोई नहीं डरता। এই ভাঙা পায়ে যা খেলবো না, বিজেপি তোমাকে বোল্ড আউট করে মাঠের বাইরে বের করে দেবো। बंगाल की पहली लड़ाई के लिए हुए आखिरी प्रचार के दिन बीजेपी की तरफ से न सिर्फ अमित शाह बल्कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
यूपी के मुख्यमंत्री योगी और अभी अभी बीजेपी में आए मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में उतरे। दिल से एक बात कहने के लिए आपके बीच आया हूं और हमारे दिल की यह बात है कि मेरे बहनों भाइयों, बंगाल को बचा लो, बंगाल को बचा लो। परिवर्तन का बात है बंगाल, और बंगाल की इस परिवर्तन की बेला में आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। ये परिवर्तन का ही तो इसीलिए तो आए हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं और इतनी भीड़ का मतलब है इतना प्यार, बस इतना प्यार अगर हमको दे दे। राजनाथ सिंह ने बंगाल को बचाने की अपील की तो सीएम योगी ने परिवर्तन का आह्वान किया, तो वहीं मिथुन दा ने तो परिवर्तन होने का दावा किया, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ को मुद्दा बनाया। वहीं दीदी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने आपातकाल में कोई मदद नहीं की। 2 मई को भाजपा सरकार ला दो, आदमी की घुसपैठ छोड़ो, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। যে বড় বড় কথা বলছে বিজেপি, আমফানে নাকি ওরা টাকা দিয়েছে, কোনো পয়সা দেয়নি। বিজেপির লোকেরা আমফানে আপনাদের পাশে ছিল না, বুলবুলেও ছিল না। बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में 77 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार को मतदान होगा। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की साख दांव पर लगी है, तो बीजेपी के सामने असम में अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। असम, पांडिचेरी सब राज्यों में चुनाव है, लेकिन बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना अहम क्यों है? ऐसा नहीं है, सब राज्य हमारे लिए अहम है। बंगाल में चूंकि सीटों की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा लोग आना पड़ता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आप भी प्रचार बंगाल में कर रहे हैं, आप बाकी राज्यों में भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर, क्योंकि आपने कहा भी था पहले जब 2017 में यूपी का इलेक्शन जीत के आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वर्णिम काल तभी आएगा जब आप केरल में, बंगाल में आप लोग सरकार बनाएंगे, इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर 400 सीट है जी। असम की सीटों की संख्या, तमिलनाडु में हम 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और केरल की सीटों की संख्या का योग मिला दो तो 400 भी नहीं होता है, तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा आना बनता है। घोषणा पत्र में आपने बोला कि आप सोनार बांग्ला की बात करेंगे, हालांकि ममता बनर्जी कहती है कि इस बार खेला होबे, उनको चोट भी लगी हुई है, वो कहती है खेला होबे, खेला होबे। चले उनको खेला होबे करने दीजिए, मोदी जी ने कहा है विकास होबे, अब बंगाल की जनता तय करेगी कि खेला चाहिए या विकास चाहिए। सीए का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता और आप भी काफी करते हैं, क्या आपको लगता है कि सीए बंगाल के लिए आपका पॉलिटिकल प्लैंक है एक? नहीं, देखिए सैद्धांतिक रूप से जो शरणार्थी आए उनको भारत के सभी नेताओं का आजादी के वक्त से एक आश्वासन रहा जी कि आपको यहां की नागरिकता देंगे। अब 70 साल से किसी ने नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र को, सीए को हमने चुनाव घोषणा पत्र में रखा था और 20 में हम कानून लेकर आए। इसको मैं नहीं मानता राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहिए, मगर जब आप सीए का विरोध करते हो तो ऑटोमेटिक चीज पॉलिटिकल हो जाती है। और मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां विरोध करती हैं, जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिले, उसमें भला विरोध क्या हो सकता है? लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मटुआ समाज को सीए का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसा आकलन लगाया जा रहा है और करीब करीब 70 सीटों पर इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है ये राजनीतिक स्टंट है। असम में आप लोग थोड़ा चुप हैं, बंगाल में थोड़ा ज्यादा मुखर होकर बोल रहे हैं। असम में भी चुप नहीं है, असम में किसी ने विरोध नहीं करा था, वहां की सरकार ने विरोध नहीं किया, यहाँ की सरकार ने इसका निंदा प्रस्ताव किया था, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है।
महिला वोटों पर आपकी वोट बैंक पर एक नजर है। आपने बोला है कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरी में 33% रिजर्वेशन आप लोग देने वाले, आप लोग देंगे। क्या आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी अपना बंगाल की बेटी का पॉलिटिकल कार्ड खेल रही है उसका नहीं, ऐसी स्थिति, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन करा है। केजी से पीजी तक की पूरी शिक्षा को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट करा है। पूरे बंगाल में सरकारी ट्रांसपोर्टेशन में बंगाल की बेटियों को, माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करी है। आज बंगाल के अंदर जो दारुण गरीबी है उससे कम से कम महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है, ऐसा सब लोग फील करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म देने का हमारा एक प्रयास है। क्या अमित शाह जी, क्योंकि हमने बार बार देखा इस हर रैली के अंदर आप घुसपैठ की भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप कहते हैं कि घुसपैठ जो है उसको हम रोकेंगे, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री भी हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगता है क्यों पहले घुसपैठ नहीं रुक रही थी, जो अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनेगी तो रुक जाएगी। इसलिए क्योंकि घुसपैठ सिर्फ भारत सरकार से नहीं रुक सकती, पूरा इकोसिस्टम होता है। अगर कोई डीएम सरकारी पॉलिसी के तहत घुसपैठ को बढ़ावा देता है तो बीएसएफ नहीं रोक सकती। कोई एसपी डिस्ट्रिक्ट का, आप कह रहे हैं स्टेट पैट्रोनेज है। हाँ, तो एक इकोसिस्टम ही टोटल ऐसा बनना चाहिए जो घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो, तभी घुसपैठ रुक सकती है। और असम में भाजपा की सरकार बनने के बाद परिणाम अच्छे आए हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। जी, टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में कुछ नेताओं का हमने देखा कि कई जगह विरोध हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप उसके ऊपर? इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो पार्टी जिंदा होती है वहां आवाज होती है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है क्योंकि आपने टीएमसी से जो लोग आए उनको बहुत सारा टिकटें दिए, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सीटों पर बवाल हुआ ही नहीं है। ममता जी भी कह रही है कि बीजेपी हमारे गद्दारों के भरोसे काम कर रही है। चलिए, मैं ममता जी की भाषा नहीं बोल सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी आइडियोलॉजी को स्वीकार कर जो लोग यहां पर आए हैं उनका स्वागत है, और वो यहां पर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता नाते ही ट्रीट किए जाए। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है। एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है। एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मुख्यमंत्री किसको बनाएगी, और आपने कई कार्यक्रमों में भी बोला कि भूमिपुत्र होगा। क्या आपको लगता है कि टीएमसी खासतौर पर आप लोगों को बहुत घेर रही है इस विषय के ऊपर? घेरने का कोई सवाल ही नहीं है। हम कई चुनाव मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की घोषणा के बगैर जीत चुके हैं। बड़ी बड़ी यूपी जैसी सरकारें बनाई हैं हमने। यहां पर भी बंगाल का ही एक भूमिपुत्र भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री होगा। तो पूरा इंटरव्यू हम बाद में दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।